everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to explain class 10th poem Dust of Snow. तो चलिए शुरू करते हैं. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि एक बार पोइट कहीं पे जा रहे होते थे. दावे तो रास्ते में क्या हुआ, उनको पोइट को एक क्रो दिखा, सूप डाउन ऑन मी. तो उन्होंने वो जो क्रो था वो एक पेड़ के ऊपर बैठा था जो कि था हेमलॉक ट्री. ठीक है, हेमलॉक ट्री को बोलते हैं, जो पॉइजनस ट्री होता है वो होता है हेमलॉक ट्री. और हमारी इस पोम में पोइट ने क्रो और हेमलॉक ट्री, जिनको लोग नेगेटिव मानते, नेगेटिविटी का प्रतीक मानते, उन दोनों का हमारे पोइट ने यहाँ पे इस पोम में यूज़ किया है. ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि जब मैं अपने रास्ते से होके कहीं पे जा रहा था तो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे एक क्रो ने सूप डाउन का मतलब होता है हिलाना, ऑन मी हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. और जैसे ही उन्होंने, जो ये क्रो था उसने पेड़ की टहनी को हिलाया तो पोइट के ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स वहाँ पे गिर गए. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पोइट कहते हैं कि क्योंकि हो सकता है भाई पोइट का किसी चीज़ को लेके पोइट का जो मनोदशा पोइट की ठीक ना हो, तो पोइट ये कहते हैं कि जैसे मेरे ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरे तो इससे मेरा हृदय चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, जो कि किसी कारणवश से पोइट कहते हैं यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किसी कारणवश से उस दिन पोइट का मूड खराब था. ठीक है, और वो जो मूड खराब था उसी के कारण पोइट का दिन वहाँ पे पूरा ही आई हैड र्यूड. पोइट कहते हैं कि मैंने अपना जितना भी दिन बीता था उसको मैंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. क्योंकि आपको पता है जब हमारा मूड खराब होता है तो हमारा दिन पूरा ऐसे ही जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे. लेकिन जब स्नो के पार्टिकल्स गिरे तो उससे पोइट का कुछ दिन का कुछ भाग बच गया. मतलब कुछ भाग अब उनको आशा हो गई कि हाँ अब ये जो टाइम है, दिन का ये टाइम है, ये अब अच्छा जाएगा. दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब हमारी नेक्स्ट पोम है जो कि है फायर एंड आइस. फायर का मतलब होता है आग, एंड आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ. ठीक है, ये भी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही लिखी है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि कुछ तो कहते हैं इस दुनिया का अंत होगा फायर से. फायर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, फायर मीन्स आग. ठीक है, फायर मीन्स फायर इज कंपेयर्ड विद डिजायर्स. जो हमारी इच्छाएं होती है वहाँ फायर का कंपेयर किया गया डिजायर्स के साथ. सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से इस दुनिया का एंड हो जाएगा. तो इन लाइन को हम दो तरह से ले सकते हैं कि एक तो कुछ तो कहते हैं कि आग की वजह से, क्योंकि दिन भर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है तो उस वजह से इस दुनिया का एंड होगा. कुछ कह रहे हैं कि आइस से, क्योंकि सर्दियों में सर्दी भी इतनी दिन भर दिन बढ़ते ही जा रही है. तो कुछ का मानना है कि जो आइस से, बर्फ से इस दुनिया का एंड हो जाएगा. अब फायर और आइस को दो तरह से ले सकते हैं. फायर इज कंपेयर्ड विद डिजायर्स एंड कंपेयर्ड विद हेटर्ड. मतलब नफरत से आइस को कंपेयर किया गया है. ठीक है, क्योंकि दुनिया में इतनी, एक तो दुनिया में डिजायर्स इतनी बढ़ते जा रही हैं कि एक डिजायर पूरी होगी उसके बाद दूसरी, और नफरत भी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार रहता है. ये फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोइट कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे, जो मैंने देखा है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का एंड किससे होगा तो मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया का एंड डिजायर से ही होगा. क्योंकि लोगों की इच्छाएं दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है. मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि पोइट कहते हैं मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ हूँ जो फायर का फेवर करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि दुनिया का एंड फायर से होगा. ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that the destruction ice is also great and would suffice. अब पोइट यहाँ कहते हैं लेकिन इस दुनिया को अगर दो बार खत्म होना होगा, पोइट ये कह रहे हैं कि एक बार खत्म होगी तो फायर से होगी, फायर मीन डिजायर से, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार खत्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो पोइट ये कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं नफरत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. फिर पोइट ये कहते हैं कि फिर ये कहना, क्योंकि मैं नफरत के बारे में भी जानता हूँ, तो ये कहना कि अगर दूसरी बार
बार इस दुनिया का अंत होगा, डिस्ट्रक्शन का मीन्स होता है विनाश, अगर इस दुनिया का दोबारा से विनाश होगा तो उसके लिए आइस भी क्या है, ग्रेट, आइस भी महान है, एंड वुड सफिस, और आइस भी उसके लिए अपर्याप्त चीज़ है, सफिस मतलब सफिशिएंट, ठीक है। तो आइस भी इस दुनिया का अंत करने के लिए सफिशिएंट है। तो इस पूरी पोम में हमने ये समझा कि जो फायर है उसका कंपेयर डिजायर से किया गया, आइस का हेटर्ड से किया गया। पोइट कहते हैं अगर दुनिया का एंड एक बार होगा तो फायर से होगा, लेकिन अगर इस दुनिया का एंड दोबारा से होना होगा तो फिर आइस भी काफ़ी है इस दुनिया का अंत करने के लिए। दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें इस पोएम में क्या होता है कि हमारे जो पोइट हैं वो ये बता रहे हैं कि एक टाइगर जो कि जू में रहता है, जो कि केज में कैद रहता है, और दूसरा टाइगर जो कि बाहर नेचुरल इनहेबिटेंट में घूमता रहता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, इन दोनों टाइगर्स का। तो हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स। अब उस टाइगर के बारे में बोला गया है जो कि जू में बंद रहता है, जो कि पिंजरे में रहता है। तो वो क्या करता है, ही स्टोक्स मीन्स वॉक करना, चलना। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी साफ दिखाई दे, टाइगर की तो स्ट्रिप्स होती है, धारियाँ होती है, उसकी साफ दिखाई देने वाली धारियों के साथ ही स्टोक्स, वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की कुछ ही स्टेप। अब देखो क्योंकि पिंजरा छोटा रहेगा, जितना पिंजरा होगा उतने ही में तो वो चल पाएगा ना, पिंजरे से बाहर तो कैसे जाएगा। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट विट इन हिज क्वाइट रेस, और किन किन पे चलता है, क्योंकि उसके पैर होते हैं ओन पैड्स ऑफ वेलवेट विट, उसके जो वेलवेट के पैर होते हैं, मखमली जो पैर होते हैं उनके ऊपर चलता है। इन हिज क्वाइट रेस, अपने गुस्से के, अपने शांत गुस्से के साथ। अब क्या मतलब, शांत भी हो गया गुस्सा भी हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि टाइगर को वैसे तो गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है, बिल्कुल शांति से ही वो चलता रहता है। तो क्या था इसमें, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स, वो चलता है अपनी स्पष्ट दिखने वाली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ ही स्टेप्स। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और अपने मखमली पैरों पे। इन हिज क्वाइट रेस, अपने शांत गुस्से से। अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिट वर्ड्स दे दिए, क्वाइट भी, रेज भी। रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट मीन्स शांत। तो वो अपने शांत गुस्से के साथ ही चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लेकिन अगर ये अपने नेचुरल इनहेबिटेंट में होता तो ये क्या करता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स छाव में छुपा रहता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास से स्लाइड करते हुए छुपा रहता। कहाँ पे, नियर द वाटर होल, पानी के होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो मोटी डियर्स, हिरन जहाँ से गुजरती वहाँ पे ये छुप के बैठा रहता। किन के इंतजार में, हिरनों के इंतजार में। जैसे होता है ना, हमने देखा है कि टाइगर कैसे घास के पीछे छुप के बैठ जाते हैं कि यहाँ से डियर आएंगी और ये क्या करेंगे, उनका शिकार कर लेंगे। बट अब तो क्योंकि वो पिंजरे में बंद है तो उसके तो हाथ में कुछ भी है ही नहीं, तो वो ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता है। उसका तो बस यही अब कि वो पिंजरे में से ही सब कुछ देखता रहे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, अगर वो वही टाइगर बाहर होता तो वो क्या करता, स्नार्ल करता मीन्स गुर्राता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए वो वहाँ पे उनके आसपास ही गुर्राता रहता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरोराइजिंग विलेज, ये गांव वालों को डराता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद फैंग्स को, सफ़ेद दांतों की जो जड़ें होती हैं उनको दिखाता। हिज क्लोज, अपने पंचों को दिखाता। और फिर क्या करता, गांव वालों को ये डराता। लेकिन अब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो कहाँ पे बंद है, कंक्रीट सेल में बंद है। नेक्स्ट, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वो बंद है इन ए कंक्रीट सेल, जो मिट्टी की बनी हुई जो कोठरी है उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सरियों के पीछे है। जैसे ये पिंजरा होता है तो किसका, लोहे का बना रहता है और लोहे के बड़े बड़े मोटे मोटे सरिये होते हैं, तो इसकी ताकत भी कहाँ है, उन सरियों के पीछे ही है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये क्या कर रहा है, जितनी इसके पिंजरे की लेंथ है इतने में ही स्टोक करा मीन्स चल रहा है। स्टोकिंग मीन्स वॉकिंग, तो ये उतने में ही चल रहा है जितने की इसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है।
इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये खुला, ये बाहर होता, जंगल में होता, तो अब तक तो ये पता नहीं क्या क्या किन किन को मार के खा गया होता। लेकिन ये कहाँ पे बंद है? एक कोठरी में, एक केज में बंद है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये विजिटर्स को इग्नोर ही करता है। ये वाला पैसेज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमारे प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। मैं इस पैसेज को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो लॉक है, बंद है एक कंक्रीट सेल में, एक कोठरी में बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी ताकत है जो बिहाइंड बार्स, सरियों के पीछे है। जो हमारी जो पिंजरे में जो लोहे की सरिये होती है, इसकी ताकत भी उन्हीं के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये सिर्फ उतना ही चल पा रहा है जितने की इसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और ये विजिटर्स को वहाँ से जो आ रहे हैं जू में एनिमल्स को देखने के लिए, उन सबको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये आखिरी आवाज़ सुनता है। कब? रात में। रात में ये आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है? रात में ये जो होता है ना, कि जू में देखने के लिए आते हैं कि कहीं कोई एनिमल यहाँ से गायब तो नहीं है। तो लास्ट में रात होने में, मतलब रात में एक कार आती है जो कि देख के जाती है कि हाँ सब चीज़ अपनी जगह पे सही है। इनको बोलते हैं गश्त लगाने वाली कार। तो ये पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, लास्ट में ये इनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, स्टेयर्स मतलब घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों के साथ ये घूरता है। एट ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को देखता है। तो लास्ट में क्या, किसकी आवाज़ सुनता है? सिर्फ लास्ट में इसको एक पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है रात में। और फिर ये एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शानदार आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, शानदार तारों की तरफ घूरता है। बच्चों, आज की हमारी ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आवर क्लास 10th इंग्लिश पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोम में जो हमारी पोइटेस है वो क्या बताना चाहती है, वो ये पोम ये है कि कैसे पहचाना जाए, जो जंगली जानवर होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है भाई, हम सबको पता होता है कि कैसे जानवर को पहचाने, लेकिन फिर भी पोइटेस ने ये पोएम लिखी है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी एनिमल को, किसी जंगली एनिमल को नहीं जानते तो देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals। ये जो पोम है ये बहुत ही हास्यपूर्ण, हंसी मजाक की पोम है। इसके थ्रू हमें कुछ डेंजरस, को बहुत ही खतरनाक तरीकों का पता चलने वाला है। टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे हम जंगली जानवरों को पहचानेंगे। रीड इट अलाउड, इसको तेज पढ़ो। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, इसकी जो रिदम है, नियमित लय है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पोम को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। If ever you should go by chance to jungles in the east, इसमें जो पोइट हैं, पोइटेस वो कहती हैं यदि कभी यू शुड गो बाई चांस, यदि अचानक से तुम्हें जाना भी पड़े, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में जाना पड़े तुम्हें। एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बीस्ट, और अगर तुम्हारे सामने, एडवांस का मतलब होता है तुम्हारे सामने आ जाए, अगर तुम्हारे सामने आ जाए एक बड़ा सा टोनी बीस्ट, टोनी मतलब होता है येलो, जिसका कलर येलो होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई बीस्ट आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू, और यदि वो तुम पे दहाड़े, एज यू आर डाइंग, और तुम्हें ऐसा लगे कि उसकी दहाड़ सुन के तुम्हें ऐसा फील हो जैसे कि तुम तो बस अभी मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम ये देखकर तुम जान जाओगे कि ये क्या है, कौन सा एनिमल है ये है एशियन लायन। ठीक है, इफ़ एवर, एक बार दोबारा से देख लेते हैं यही लाइन्स। If ever you should go by chance to the jungles in the east, यदि कभी तुम्हें अचानक से जंगल्स में जाना पड़े, कहाँ के जंगल्स में? ईस्ट के जंगल में जाना पड़े। एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, और यदि वहाँ पे तुम्हारे सामने एडवांस, तुम्हारे सामने अचानक से आ जाए ए लार्ज, एक बहुत ही लंबा, एंड टोनी बिस्ट, टोनी मतलब येलोइश जानवर तुम्हारे सामने आ जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वो तुमको देख के तुम पे दहाड़े, एज यू आर डाइंग, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बस अभी मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है। तो ये कौन सा होगा? एशियन लायन। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अब एक एनिमल के बारे में बता दिया गया, अब दूसरे एनिमल के बारे में जो पोइटेस है वो बताती है।
और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कई अगर कभी घूमते हुए, रोमिंग मीन्स घूमते हुए, रोमिंग राउंड तुम्हें इधर उधर घूमते हुए, ए नोबल एक श्रेष्ठ, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू तुम्हारा अभिवादन करे। अगर एक बहुत ही श्रेष्ठ जंगली जानवर तुम्हारा अभिवादन करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, ऑन येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड, अगर उसका बैकग्राउंड येलो कलर का हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो ये नोटिस करना अगर वह तुम्हें खाने के लिए दौड़े। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यही सिंपल रूल तुम्हें हेल्प करेगा। यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो यही चीज़ तुम्हें, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, तो यही तुम्हें आइडेंटिफाई कराएगा कि वो क्या है, वो बंगाल का टाइगर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि तुम्हें घूमते फिरते ऐसे एक श्रेष्ठ जंगली जानवर जो तुम्हारा अभिवादन करे विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी ब्लैक स्ट्रिप्स होगी और उसका ग्राउंड, उसका बैकग्राउंड येलो कलर का होगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ये नोटिस करना अगर वो तुम्हें खाने के लिए दौड़े, वो तुम्हें खाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो यही रूल तुम्हें समझने में मदद करेगा कि कौन सा एनिमल होगा, वो बंगाल का टाइगर होगा। नेक्स्ट, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए, ठीक है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, अगर घूमते हुए अगर तुम देखो कि तुम्हें एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड का मतलब होता है कि उसकी जो एनिमल की स्किन होती है ना, उसको बोलते हैं हाइड, एनिमल की स्किन को हाइड बोलते हैं। विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसके ऊपर जो ये धब्बे अगर उसके ऊपर धब्बों से उसकी बॉडी ढकी हुई हो, ठीक है। तो समझ गए आप कि क्या बोला गया। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, जो कि उसकी बॉडी स्पॉट्स धब्बों से कवर्ड हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जो ही वो तुम पे, लेफ्ट का मतलब होता है छलांग लगाना, जैसे ही वो तुम पे छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, वो है लेपर्ड। that will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again। अब पोइटस कहती हैं कि that will do no good to roar with pain, अगर तुम दर्द से रोर करोगे, दर्द से तुम कराहोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। he will only lap and lap again, वो बार बार तुम पे बार बार ही वो क्या करेगा, छलांग लगाएगा, ठीक है। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, अगर घूमते हुए तुम्हें एक बीस्ट दिखाई दे जिसकी बॉडी, जिसकी जो स्किन है वो कवर्ड हो, स्पॉट्स से, धब्बों से वो कवर्ड हो, और जैसे ही वो तुम पे छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन सा एनिमल है, वो लेपर्ड है। दैट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, अगर तुम फिर दर्द से भी कराओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार ही तुम पे लैप करेगा, बार बार तुम्हारी ओरी वो छलांग लगाएगा। If when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर तुम अपने यार्ड के राउंड घूम रहे हो, you meet a creature there, तो तुम वहाँ पे अगर एक क्रिएचर, यहाँ बाकी जगह पे बीस्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे वर्ड क्रिएचर का यूज़ किया है, तो अगर तुम वहाँ पे किसी क्रिएचर से मिलो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग करे, बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो बिल्कुल ही श्योर हो जाना, बिल्कुल ये मान लेना कि ये कौन सा क्रिएचर है, तो वो कौन सा है, बियर, भालू। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress। अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो तो मैं ये गैस करती हूँ, मैं ये बताती हूँ तुम्हें, मेरा अनुमान ये है कि he will give you, कि वो तुम्हें देगा just one more caress, कि वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। कौन? तो उस क्रिएचर का क्या नाम होगा? भालू, ठीक है। If when you are walking round your yard you meet a creature there, अगर तुम घूम रहे हो अपने यार्ड के ही राउंड घूम रहे हो और वहाँ पे तुम किसी क्रिएचर से मिलो who hugs you very very hard, जो कि तुम्हें बहुत ही टाइट से हग कर ले, हग करना, गले लगाना, ठीक है, हग कर ले। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो बिल्कुल पक्का विश्वास रख लेना कि वो कौन सा एनिमल होगा, वो क्रिएचर कौन सा होगा, वो होगा भालू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस,
तो वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। ही विल गिव यू, वो तुम्हें देगा जस्ट वन मोर कैरेस, वो तुम्हें एक और लविंग टच देगा। और तो उसको देख के तुम समझ जाना कि ये कौन सा जंगली जानवर है, तो वो होगा बियर, भालू। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नोन प्लस। नोविस का मतलब होता है न्यू कमर, जिसको एनिमल्स के बारे में इतना जानकारी नहीं होती। माइट नोन प्लस, नोन प्लस का मतलब हो गया कंफ्यूज। डोंट वरी, इसके पोम के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी हैं, तो आपको वहाँ पे भी आप उन वर्ड मीनिंग्स को देख लेना। और अभी मैं आपको साथ के साथ इनके मीनिंग बताते हुए भी चल रही हूँ, ठीक है। नोविस का मतलब हो गया न्यू कमर एंड नोन प्लस का मतलब होगा कंफ्यूज। ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्यू कमर है जो जिसको नहीं पता है कि कौन सा क्या जानवर है और वो उनको देख के कंफ्यूज होता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, अगर वो ये जो जंगली जानवर है इनको पहचानने में, डिस्टिंग्विश मतलब इनमें भेद करने में कंफ्यूज रहता है, तो हमारी जो पोइट हैं, पोइटेस हैं, वो क्या उनमें भेद बता रहे हैं कि कैसे करना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। जो क्रोकोडाइल में और हाइना में इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना है लकड़ भग्गा है वो हंसते हुए आता है, विद मैरी स्माइल्स बड़ी अच्छी खुशी के साथ हंसते हुए आता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर रोते हुए आता है तो वो क्या होगा, वो होगा क्रोकोडाइल। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब कह रहे हैं कि जो ये एक कैमेलियन मतलब गिरगिट, लिजर्ड मीन्स छिपकली, जो गिरगिट होता है वो भी छोटा होता है और वो भी बिल्कुल छिपकली के जैसा ही होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं, ठीक है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी ना दिखाई देना, दिस इज द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें पहचान जाना है कि वो क्या होगा वहां पे, वो होगा गिरगिट। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। हमारी पोइटेस कहती हैं कि जो गिरगिट होता है और जो लिजर्ड होती है वो दोनों ही बिल्कुल छोटे होते हैं। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, कोई भी पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम देखो कि पेड़ पे कोई भी जानवर नहीं है, दिस इज द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें पहचान जाना है कि ये क्या है, कमेलियन है, मतलब गिरगिट है, ठीक। द पोइटेस ऑफ दिस पोम इज कैरोलिन वेल्स। हमारी ये पूरी पोम लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही हमारी जो पोइटेस है उसमें हंसी मजाक में यही सब बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल होंगे और आप सब उनको कैसे पहचानोगे। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो गिवन है। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड। मैंने आपको ये जो पोम कराई उसमें साथ के साथ मीनिंग बता भी दिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिसन का मतलब होता है मेक आउट या आइडेंटिफाई, पहचानना। हाइड, हाइड होता है एनिमल स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है उसको बोलते हैं हाइड। पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पोर्ट्स, जो धब्बों से स्पोर्ट्स से ढका होना, कवर्ड होना। कैरिस, कैरिस मतलब होता है जेंटल लविंग टच। इन नोविस, नोविस का मतलब होता है समवन न्यू टू ए जॉब, मतलब न्यू कमर, न्यू कमर बोल सकते हैं हम इसको। नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे ये पोम होती है हमारी एंड। और अगर आप ग्रामर से रिलेटेड भी कोई टॉपिक करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। द बॉल, ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि कैसे एक बच्चा है, बच्चे की बॉल गुम हो जाती है और वो बच्चा बहुत ही निराश हो जाता है। और हमारे जो पोइट हैं वो ये सब देखते रहते हैं, लेकिन पोइट उसको ये नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, खो गई तो नहीं बॉल ला देंगे। नहीं, क्यों नहीं कहते हैं ऐसा, तो हम ये पूरी पोएम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस पोएम में पूरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। What is the boy now who has lost his ball? कहते हैं, पोइट कहते हैं कि उस बच्चे की कंडीशन अब कैसी है। Who has lost his ball, जिसने कि अपनी बॉल को गुम कर दिया है। What, क्या, What is he to do, उसको क्या करना है। I saw it, मैंने देखा इसको, किसको देखा, हमारे पोइट ने देखा बॉल को। मैरीली बाउंसिंग, जो खुशी से बाउंस करते हुए, उछलते कूदते हुए। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली, बाउंस करते हुए जा रही थी। क्या जा रही थी बाउंस करते हुए, बॉल उछलते हुए जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। ये बाउंस करते हुए पहले कहाँ गई, गली में गई, और फिर कहाँ पे गई, पानी में, जहाँ पे पानी का एक गड्ढा टाइप वहाँ पे कुछ था, उसमें बॉल चली गई।
नो यूज़ टू से ओ देयर आर अनदर बोल्स। फिर हमारे पोइट कहते हैं कि ये चीज़ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देयर आर अनदर बोल्स, कि यहाँ पे और भी बहुत सारी बोल है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अंत तक ना खत्म होने वाला दुख उस बच्चे को स्थिर कर देता है, जड़ बना देता है। जैसे होता है ना कि हमारे साथ कुछ एक हो जाता है, मान लो कोई, तो हम क्या निराश से बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं स्थिर से, तो ऐसे ही वो बच्चा हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो खड़ा हो जाता है, रिजिड स्थिर, ट्रैम्बलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन नीचे की तरफ घूरते हुए, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसके सारे दिन कहाँ पे चले गए, हार्बर में। हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे हमारी जो शिप्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, बहुत सारी शिप्स खड़ी रहती है, बंदरगाह बोलते हैं इसको। वहाँ पे उसके सारे दिन चले गए। कैसे? क्योंकि उसकी बॉल चली गई थी वहाँ पे, और बॉल के साथ साथ ही उसके यंग डेज की जो पहले की उसकी यादें थी वो भी तो चली गई ना बॉल के साथ साथ। इसीलिए ये बोल रहे हैं ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, कि उसके सारे ही यंग डेज कहाँ पे चले गए, उस बंदरगाह में, उस पानी में ही चले गए। वे हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो हमारे पोइट कहते हैं कि मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा उसके, जैसे कि वो खड़ा हुआ है तो पोइट ये कह रहे हैं कि मैं जाके उसे ये नहीं बोलूँगा कि ए डाइम अनदर बॉल, कि कुछ ही रुपयों में एक दूसरी बॉल आ जाएगी। इज़ वर्थलेस का पोइट कहते हैं कि ये उस बच्चे को कहना क्या है, बिल्कुल ही बेकार है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव हो गया है। क्या जिम्मेदारी अनुभव हो गई बच्चे को? क्योंकि बच्चे के पास बॉल थी लेकिन उसने उसको संभाल के नहीं रखा। अगर संभाल के रखता तो थोड़े ना वो बॉल गुम होती। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी से उसको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी, वो अपनी जिम्मेदारी को सेंस करेगा, समझेगा। इन ए वर्ड ऑफ पोजेसन, इस आधिकारिक वर्ड में, पोजेसन के वर्ड में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग उससे बॉल ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और उसकी बॉल हमेशा ही गुम हो जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उसको वो बॉल वापस ला के नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी है, मतलब मनी, पैसे तो आज हैं कल नहीं होंगे। ही इज़ लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है, और जो सीख वो ले रहा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो सीख उसके पास हमेशा ही रहेगी। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उदास आँखों से वो क्या सीख रहा है? द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, जो दुनिया में लॉस की जो प्रकृति है ना उसकी समझ ले रहा है। क्या समझ ले रहा है कि जो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आज है हमारे पास लेकिन कल नहीं रहेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई से कि हमारे पेरेंट्स हैं तो वो सदा, ना ही हम ना ही हमारे पेरेंट्स सदा हमेशा के लिए तो हमारे साथ नहीं रहेंगे ना। हमारे रिलेटिव्स का एक ना एक दिन तो ऐसा होता है हम भी इस दुनिया से जाएंगे, वो भी इस दुनिया से जाएंगे। तो यही लॉस वाली चीज़ वो बच्चा आज ही सीख लेगा अपनी इस बॉल से ही, कि आज उसकी बॉल गुम हो गई है और ये वापस नहीं आएगी। तो इसी तरह से अगर मान लो पोइट इसको ये बोल देते कि कोई बात नहीं बेटा, ये बोल तो कोई नहीं, गुम हो गई तो थोड़े ही रुपयों की बात है तो नहीं आ जाएगी, लेकिन पोइट ये चाहते थे कि वो ये सीख ले कि कल को अगर कोई ऐसा बड़ा दुख इस बच्चे पे आए तो ये बच्चा उसको सहन करना सीख जाए अभी से। क्या सिखाना चाहते पोइट उसको? द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, कि बच्चा सीखे, जो हानि की प्रकृति को समझे। हाउ टू स्टैंड अप, कि सिचुएशन तो ऐसी रहती है कि कभी कैसी, लेकिन हमें आना चाहिए हाउ टू स्टैंड अप, कि उस परिस्थिति का भी हम सामना कैसे करें। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो बच्चा आज वो चीज़ सीख रहा है जो कि हर आदमी को एक ना एक दिन सीखनी पड़ेगी ही। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग तो यही बात सीखने में बहुत सारे दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उनको खड़ा होना। कहने का मतलब इसमें ये है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि परिस्थितियों से संभल ही नहीं पाते हैं, वो तो उस लॉस को सहन कर ही नहीं पाते और अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। बल्कि लेकिन ये कहा गया है कि हमें क्या सीखना चाहिए? नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक दिन हर आदमी को ये जानना चाहिए। एंड मस्ट, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ये चीज़ सीखने में बहुत सारे दिन लगा देते हैं कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, परिस्थितियों का कैसे सामना किया जाए। तो ये हमारी पोएम द बॉल लिखी गई है जॉन बैरीमैन के द्वारा। हमारी इस
कंप्लीट पोएम में यही हमें समझाया गया है कि बॉल की कीमत ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बॉल इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने डेज, अपने यंग डेज उस बॉल के साथ बिताए थे, बच्चे की बहुत सारी यादें थी उस बॉल के साथ, लेकिन अब वो गुम हो गई है तो बच्चा बहुत ही निराश है। और लेकिन इसमें ये शिक्षा देनी चाहिए हमारे पोइट ने कि ऐसे तो मतलब होता रहेगा कि हमारे पास चीज़ें होंगी, वो गुम भी होती रहेंगी, होता रहेगा ऐसा, लेकिन हमें आना चाहिए तो क्या कि उन परिस्थितियों का हमें सामना कैसे करना है, कैसे हमें उस कठिन टाइम का सामना करना है और मुकाबला करना है। आज हम करते हैं अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम अमेंडा, जो कि लिखी गई है हमारे पोइट रॉबिन क्लेन ने। इस पोएम में ये जो नाम दिया गया है अमेंडा, ये है एक छोटी सी लड़की का नाम है। और इस हमारी पूरी पोएम में ये दिखाया गया है कि कैसे इसके पेरेंट्स इसे हर बात में रोकते टोकते रहते हैं। और फिर एक पैसेज हमारा दिया गया है जिसमें कि इसके पेरेंट्स, इसकी मम्मी हो पापा हो, हम ये मान लेते हैं कि इसकी मम्मी, क्योंकि मोस्टली होता है कि घर पे मम्मी ही ज़्यादा टोकती हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये जो अमेंडा नाम की लड़की, इसकी मम्मी इसको बार बार में टोकती रहती है कि अमेंडा ये मत करो, वो मत करो। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है वो है कि अमेंडा की मम्मी उसको बोलती है, और जो ये सेकंड जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये जो अमेंडा सोचती है वो लाइंस दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा की मम्मी उसको कहती है कि अमेंडा अपने नेल्स मत काटो, बाइट मत करो। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, मुंह में नेल्स को डाल लेते हैं, मुंह में अपनी उंगली को, और मुंह से नेल्स काटते रहते हैं। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। उसकी मम्मी बोलती है कि अमेंडा अपने कंधों का कुबड़ मत निकालो। जैसे यूँ होता है ना कि कई बच्चे सिकोड़ के बैठ जाते हैं, कंधे यूँ बाहर कुबड़ की तरह दिखाई देते हैं, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि अमेंडा अपने कंधों को बाहर मत निकालो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। अमेंडा को बोलती है कि अमेंडा ये झुककर बैठना बंद करो, एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। उस बिल्कुल कैसे बैठो, सीधे बैठो। तो ये जो लाइंस हैं ये बोलती है अमेंडा की मम्मी अमेंडा को। नेक्स्ट, तो अब ये जो लाइंस दी गई हैं ब्रैकेट में, ये अमेंडा सोचती है, उसकी मम्मी ने उसको बोल दिया, तो अब क्या, अब अमेंडा सोचेगी। देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी। अमेंडा सोचती है कि यहाँ पे देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी। एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन, लैंग्विड मतलब स्थिल होता है। तो अमेंडा सोचती है कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हरा भरा सा शिथिल सा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। जहाँ पे सोल इनहेबिटेंट मतलब अकेली रहने वाली सिर्फ मैं हूँ। अमेंडा ऐसा सोचती है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमेंडा खुद को क्या सोचती है कि मैं क्या हूँ, एक मरमेड, एक जल परी हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं वहाँ पे समुद्र में क्या कर रही हूँ, बड़े ही ड्रिफ्ट करना मतलब वहाँ पे तैरना, ब्लिसफुली मतलब आनंद पूर्वक, कि मैं अकेले ही समुद्र में वहाँ तैर रही हूँ। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। उसकी मम्मी फिर उसको बोलती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना घर कार्य जो तुम्हें स्कूल से मिला था होमवर्क, वो क्या तुमने कंप्लीट कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। अमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। फिर अमेंडा की मम्मी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने जूतों को साफ़ कर लेना अमेंडा। फिर उसकी मम्मी फिर से उसको टोक देती है कि अमेंडा क्या तुमने अपना घर कार्य कर लिया, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया, क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था शूज़ साफ़ करने के लिए, तो क्या तुमने ये कर लिया है। फिर अमेंडा सोचती है, उसकी मम्मी की ये सब बातें सुन के वो परेशान तो रहती है कि मम्मी उसको बार बार में ऐसे टोकती रहती है। फिर सोचती है अमेंडा, आई एम एन ऑर्फन। वो बच्ची सोचती है कि मैं क्या हूँ, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। अनाथ मीन्स जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और क्या कर रही हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। बेयर फिट का मतलब होता है नंगे पैर से, हस्ट मतलब होता है साइलेंटली, चुप्पी से, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। वो कहती है कि मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है धूल पे, जो सॉफ्ट, जो धूल के कोमल धूल के कण है ना, वहाँ पे मैंने अपने पैरों से पैटर्न ड्रॉ किया है। और उसके पैर कैसे थे, नंगे पैर, मतलब पैरों में इसने चप्पल नहीं पहन रखी है। तो कहने का मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कि जहाँ पे मिट्टी गिरी हुई होती है और नंगे पैर बच्चे उन पे चल चल के यूँ कि देखो ये मेरा पैर बन गया, ये मेरा पैर बन गया। तो ऐसे ही अमेंडा
ने क्या किया, अमांडा क्या सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, कि मैं जो कोमल धूल के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ विद माई हस्क बेयर फिट, बड़े चुप्पी के साथ मेरे नंगे पैरों से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और उसके लिए, अमांडा के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बार बार रोकती टोकती रहती है, तो उसके लिए चुप्पी क्या है, साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप्पी सुनहरी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और उसके लिए आज़ादी बहुत ही मधुर है। नेक्स्ट, फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब उसकी मम्मी देख लेती है कि अमांडा तो चॉकलेट खा रही है, फिर से डांटना शुरू, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा तुम ये चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। और अमांडा को क्या कहती है कि तुम ध्यान करो अपने एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, जो मुंह पे निकल आते हैं फोड़े फुंसी मुहासे टाइप। तो क्या बोलती है कि तुम अपने मुहासों का ध्यान रखो, अगर तुम ये खाओगी तो इससे तुम्हें क्या निकल आएंगे, मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी मम्मी क्या कहती है, क्या तुम कृपा करके, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना अमांडा, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर अमांडा क्या सोचती है। ये जो हमारी अमांडा है सोचती है आई एम रपेंजल, मैं क्या हूँ, मैं रपेंजल हूँ, आई हैव नो टेक केयर, और मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो लाइफ है, जीवन है टावर में मतलब दुर्ग में, वो क्या है, रेयर, बड़ा ही दुर्लभ है और बहुत ही शांतपूर्ण है। इसमें क्या मतलब है इसका, कि जो ये रपेंजल नाम की थी, ये एक दुर्ग में रहती थी, उसके आसपास कोई भी नहीं रहते थे, वो सिर्फ अकेली रहती थी। तो ये अमांडा भी अपने आप को कंपेयर करती है रपेंजल से कि मुझे तो किसी की कोई परवाह नहीं है, और जो दुर्ग में जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक और दुर्लभ होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो कहती है कि ये भी बात है कि मैं बिल्कुल भी अपने अपने जो सुंदर सुंदर बाल हैं उनको बाहर की साइड नहीं लटकाऊंगी। कहने का मतलब ये जो रपेंजल थी ना, ये एक दुर्ग में तो रहती थी, लेकिन वो क्या करती थी, खिड़की से अपने बाल बाहर की साइड पे टंगा लेती थी, इसके लंबे लंबे बाल थे, और उन बालों पे चढ़ के राक्षस इसके रूम में एंट्री कर जाता था। तो इसीलिए अमेंडा सोचती है कि हाँ मैं रपेंजल की तरह तो रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, मैं बाहर की साइड अपने बाल नहीं टंगाऊंगी, क्योंकि ऐसा करेगी तो फिर कोई ना कोई घुस जाएगा, इसीलिए अमेंडा ये सोचती है। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, फिर से उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि अमेंडा अचानक से ये मुंह बनाना बंद करो तुम। जैसे होता है भाई, देखो बच्चों को अगर डांट लगती है तो बच्चे तो यूँ मुंह बना के बैठेंगे ना, मुंह फुला के, लेकिन फिर से उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि तुम ऐसे गुस्से में आना, स्लकिंग करना, स्लकिंग मीन्स बार बार गुस्से में आना, ये बंद करो। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, कि तुम बार बार गुस्से में आना, ये मुंह बनाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम तो बड़ी ही मूडी होती जा रही हो अमेंडा। मूडी मतलब हमेशा ही तुम चिड़चिड़ी सी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, फिर उसकी मम्मी कहती है कि कोई ये सोचेगा अमेंडा कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ, इसीलिए तुम देखो असल में तो यही होता है ना कि अमेंडा की मम्मी तो उसको बार बार में डांटती है, बार बार में, जब कोई भी अगर एक कोई भी चीज़ होती है अगर लिमिट से होती है तो वो ठीक होती है, लेकिन लिमिट से बाहर पेरेंट्स का रोकना टोकना भी बच्चों को अच्छा तो नहीं लगता है ना। लेकिन फिर भी लास्ट में उसकी मम्मी यही बोल देती है कि कोई ये सोचेगा कि मैं तो तुम्हें बहुत ही डांटती हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत रोकती टोकती हूँ, तो इसलिए तुम मुँह बनाना बंद करो। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी ये पोएम, न्यू पोएम द ट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, ये क्वेश्चन किया गया है, क्या यहाँ पे एक फॉरेस्ट हो सकता है बिना पेड़ों के, बताओ आप लोग, हो सकता है क्या फॉरेस्ट बिना पेड़ों के, कैसा फॉरेस्ट। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो, इस पोएम में कहा गया है कि पेड़ हैं वो कहाँ चले जाते हैं। तो ये पोएम हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पोएम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ये कह रहे हैं कि जो पेड़ जो कि घरों मतलब जो अंदर थे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो बाहर जा रहे हैं। इस पोएम में क्या बताया गया है कि इस पोएम में मतलब दो टाइप से इसको एक्सप्रेस किया गया है। एक तो ये देखें कि जो पेड़ हैं इनको पेड़ों की ही सेंस में लें कि जो पेड़ हैं वो घर से बाहर निकल के और जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम इनको ये एक दूसरी सेंस में देखें तो दूसरा मीनिंग इसका ये निकलता है कि जो हमारे घर में वुमेन हैं वो भी क्या घरों से निकल के बाहर की साइड जा रही हैं। तो अब हम इसको देखेंगे ट्रीज़ वाली सेंस में ही, पहले
हम इसको रीड आउट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो पेड़ हैं जो कि घरों के अंदर हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में बाहर की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कहाँ, कौन से फॉरेस्ट में, उस फॉरेस्ट में जो कि अब तक एम्प्टी, खाली थे, इतने सारे दिनों से जो फॉरेस्ट खाली थे वहाँ पे ये पेड़ कहाँ जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकते, जब जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी कैसे बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वहाँ पे नहीं छुप सकते। नो सन बरी इट्स फिट इन सैडो, कोई भी सन बरी इट्स फिट इन सैडो, कोई भी सूर्य की धूप भी अपने पैर को इट्स फिट इन सैडो, सैडो मतलब होता है छाँव में, सूर्य की धूप भी कह रहे हैं कि अपने पैर छाया में नहीं डाल सकती। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो फॉरेस्ट जो कि इतने सारे दिनों से खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भरे हुए होंगे। क्या चीज़ होगी पेड़ों से भरे हुए, कह रहे हैं कि फॉरेस्ट थी, फॉरेस्ट है लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, जब पेड़ पौधे नहीं हैं तो कैसा फॉरेस्ट, तो ये कह रहे हैं कि उस फॉरेस्ट में सुबह तक क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ पौधे चले जाएंगे। अब इसको हम दूसरी सेंस में देखते हैं कि कैसे, कि जो वुमन हमारे घरों के अंदर बैठी हुई थी, जो आज तक हमारे घरों के अंदर थी, वो क्या कर रही हैं, तो वो अब घर से बाहर निकलने लग गई हैं। तो दूसरी सेंस में हम इसको ऐसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, मतलब जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पूरी रात काम करेंगी। टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर, बरामदे के फर्श में जो दरारें हैं उनसे अपने आप को मुक्त करने के लिए, डिस्टिंग्विश मतलब मुक्त करने के लिए वो सारी रात प्रयास करेंगी, प्रयत्न करेंगी। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं वो भी स्ट्रेन मतलब कोशिश करना, वो भी कांच की तरफ, ग्लास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी प्रयत्न करने में लगी हुई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो, जो उलझी हुई लंबी लंबी जो टहनियाँ हैं, वो जो उलझी हुई लंबी लंबी टहनियाँ हैं वो भी सफलिंग अंडर द रूफ, वो भी छत के नीचे ही सफल कर रही हैं, फैली हुई हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, बिल्कुल कैसे, जैसे कि नए नए पेशेंट्स जो कि मरीज होते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। हाफ डेज्ड मूविंग थ्रू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि होता है ना कि नए नए पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वो आधी नींद में ही होते हैं, मतलब बिल्कुल से ठीक भी नहीं हुए होते हैं, लेकिन क्या उनको तो एकदम से खुशी होती है कि हाँ हम हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, और वो उसी हैप्पीनेस में मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के डोर की तरफ वो भागते हैं। बिल्कुल कैसे, जस्ट ये कह रहे हैं कि इस पूरे पैसेज में ये बताया गया है कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो भी खुद को बरामदा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं वहाँ से खुद को डिसंगेज मुक्त करने के लिए खुद को फ्री करने में लगी हुई हैं। जो लीव्स हैं वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, और जो ट्विग्स हैं, सब ट्विग्स, उलझी हुई लंबी टहनियाँ, सारे मिलके प्रयत्न कर रहे हैं कहाँ, बाहर जाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल कैसे ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि नए नए पेशेंट जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और वो उनकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं होती, मतलब कि कहने का मतलब वो बिल्कुल से ठीक भी नहीं हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या रहता है कि घर जाने की, हॉस्पिटल से बाहर निकलने की जल्दी रहती है। तो इसी को हम दूसरी सेंस में कैसे ले सकते हैं कि महिलाएं जो कि घरों के अंदर ही बंद रहती हैं, तो हम इसको ये ले सकते हैं कि जो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, मतलब कि महिलाएं भी जो इतने दिनों से घरों के अंदर बंद थी वो भी क्या कर रही हैं, वो भी प्रयत्न कर रही हैं घरों से बाहर निकलने के लिए। इसी तरह से जो छोटी लड़कियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी प्रयत्न कर रही हैं कि हम भी घरों से बाहर जाएं और कुछ कर सकें। इसको इस सेंस में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब इसमें जो हमारे पोइट हैं वो क्या कह रही हैं, आई सिट इनसाइड, कि मैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द वरंडा, जो मेरे रूम का दरवाज़ा है वो बरामदे में खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ, लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मैंसन द डिपार्चर, लेकिन उन लेटरों में मैं मुश्किल से ही ये मैंसन करूँगी कि कब ये पेड़, मतलब जो इनके पेड़ों की डिपार्चर का टाइम है वो मैं मुश्किल से ही मैंसन करूँगी। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि कब ये जो पेड़ हैं ये घरों से निकल के फॉरेस्ट में जाएंगे, इनके टाइम का जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट क्या है, बिल्कुल ही फ्रेश ना, मतलब रात
बिल्कुल ताजगी भरी हुई है। द वोल मून साइंस, और आकाश में, खुले आकाश में जो पूरा चांद है वो चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, जो स्मेल है, जो खुशबू है पत्तों की, एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, जो पत्तों की और लाइकेंस होता है काई, इनकी खुशबू है जो स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, बिल्कुल आवाज़ की तरह मेरे कमरे तक आ रही है। इनटू द रूम्स मतलब कमरों में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पोइट हैं वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि मैं बैठी हुई हूँ कमरे के अंदर और मेरे कमरे के दरवाजे खुले वरामदे में, और मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ, लेकिन मैं उन लेटर में ये जिक्र नहीं कर रही हूँ कि ये जो पेड़ हैं, ये जंगल में, फॉरेस्ट में जाने के टाइम का जिक्र मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। फिर पोइट बताते हैं उस रात के बारे में, बताते हैं कि रात में ताजगी है और आकाश में पूरा चांद चमक रहा है। और फिर कहते हैं कि जो स्मेल है लीव्स की, पत्तों की और काई की स्मेल है, वो क्या अभी भी मेरे मतलब स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, वो भी कमरे में एक आवाज़ की तरह मेरे कमरे में उनकी खुशबू भी आ रही है। तो इसको हम दूसरी सेंस में देखें तो ये है कि जो दूसरी वूमन जो घरों के अंदर बैठी हुई हैं, अभी तक जो बाहर नहीं निकली हैं, उनको भी दूसरे जो वुमेन हमारी बाहर जा चुकी हैं स्ट्रगल करके, उनकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, ठीक है, और वो उस आवाज़ को सुन रहे हैं, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसकी खुशबू जो घरों के अंदर बैठी हुई है उन औरतों तक भी पहुंच रही है। तो इस पैसेज को हम इस सेंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे पोइट कह रही है माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमोरो विल बी साइलेंट। पोइट कह रही हैं कि मेरे कानों तक उनके जो पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं उनके बुदबुदाने की आवाज़ आ रही है। विच टुमोरो विल बी साइलेंट, जो कि कल तक शांत हो जाएंगे। क्यों शांत हो जाएंगे? क्योंकि कल तक तो वो घरों में रहेंगे ही नहीं, अब तो वो घरों में इसीलिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन जब वो बाहर चले जाएंगे तो उनकी आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में जा रहे हैं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो ये जो ग्लास है, खिड़की ग्लास कांच के टूटने की आवाज़ आ रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो भी लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, हवा भी उनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो मून है, चंद्रमा है, वो भी कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे कि वो टूटा हुआ है, लाइक ए मिरर, बिल्कुल शीशे की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन द ऑफ द टोलेस्ट ओक, और जो हमारे जो मून के कह रहे हैं कि मून बिल्कुल शीशे की तरह टूटा हुआ है, और जो मून के चंद्रमा के पीसीज हैं वो बिल्कुल कैसे लग रहे हैं? जैसे कि जो सबसे लंबा होता है ओक ट्री, उसके क्राउन की तरह ये फील हो रहे हैं। तो कैसे? कहने का मतलब ये है, जैसे कि देखो ओक ट्री होता है, ओक ट्री जो कि बहुत ही लंबा होता है, और उसकी जो ओक ट्री की जो शाखाएं है वो मून को क्रॉस करके, और फिर मतलब कि यूं दिखाई देता है जैसे पीछे मून है, आगे कोई ट्री होता है, तो फिर क्या दिखाई देता है? जैसे कि जो हमारा मून है वो पीसीज में कटा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा। और उसको क्या बोला गया है कि वो हमारे ओक ट्री के बिल्कुल क्राउन, बिल्कुल ताज की तरह लग रहा है, ठीक है। दूसरी सेंस में इसको हम ये ऐसे देख सकते हैं कि जो महिलाएं अभी बातें कर रही हैं बाहर निकलने के लिए, वो तैयारी में लगी हुई है, स्ट्रगल करने की तैयारी में, तो आपस में वो बातचीत कर रही हैं, तो उनकी आवाज़ कल तक शांत हो जाएगी क्योंकि कल तक तो वो बाहर जा चुकी होंगी। और फिर कह रहे हैं कि देखो ये आवाज़, अब कहने का मतलब ये है कि वो भी पूरी घर से बाहर जाने के लिए पूरा स्ट्रगल कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। देख लेते हैं जो कि है फोग। फोग का मतलब क्या होता है? कोहरा, धुंध, ठीक है। जैसे कि सर्दियों में हमें धुंध दिखाई देती है ना, कोहरा दिखाई देता है। अब इस पोम में क्या बताया गया? इस पोम में, जो हमारी ये पोम है, इसमें जो कोहरा है, धुंध है, उसको कंपेयर किया गया बिल्ली के साथ, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि बिल्ली आती है, बिल्कुल साइलेंटली आती है, मतलब बिल्ली आके हमारे बगल में बैठ भी जाए लेकिन हमें पता नहीं चलता है। सेम एज इस पोम में बताया गया है कि फोग भी आती है, फोग एकदम से आती है, हमें पता नहीं रहता। आप सर्दियों में देखते हो कि एकदम से ही आपको दिखेगा बाहर कोहरा ही कोहरा है, लेकिन थोड़ी देर में वो धुंध, वो कोहरा चला भी जाता है। सेम एज इट इज बिल्ली की तरह ही, जैसे कि बिल्ली आएगी और फिर वो चली भी जाती है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो चलो इस पोम की हिंदी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। फोग मीन्स कोहरा, धुंध, ठीक है। ये जो पोम है हमारी, ये लिखी गई है कार्ल सैंडबर्ग जी के द्वारा। दिस पोम इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ये क्या कहा गया है कि जो धुंध है, कोहरा है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे कि बिल्ली आती है अपने पैरों पे, क्योंकि बिल्ली के पैर फर के बने होते हैं, वो हमारे पास आ भी जाए चली भी जाए लेकिन हमें पता तक नहीं चलता है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज फोग भी आती है और वो एकदम से फिर गायब भी हो जाती है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है। सर्दियों में आप लोग देखते हो कि कैसे धुंध एकदम से, तो हम बाहर निकल के
देखेंगे एकदम से तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है, लेकिन थोड़ी देर में वो धुंध गायब भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे धुंध को का कंपैरिजन किया गया है बिल्ली के साथ। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, मतलब जहाँ पे शिप्स इकट्ठी होती है, सिटी शहर, ठीक है। ऑन साइलेंट हॉन्चेज, हॉन्चेज यहाँ पे बोला गया बिल्ली के घुटने, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली भी जाती है। तो कोहरे के बारे में बताया गया है कि इट सिट्स लुकिंग ओवर, कोहरा भी बिल्कुल ऐसे ही शहर और बंदरगाह के ऊपर इस प्रकार ही छाता है जैसे कि बिल्ली आती है, अपने घुटनों के बल बैठ के वो देखती है, नज़ारे देखती है, एंड देन मूव्स और फिर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे ये जो इट दिया गया है ये किससे रेफर किया गया है? इट को रेफर किया गया है फोग से, कि जैसे कि धुंध आती है, कोहरा आता है और वो शहर और बंदरगाह के ऊपर पहले छाता है और फिर वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिल्ली अपने घुटनों के बल आके बैठती है और फिर आगे बढ़ जाती है, एंड देन मूव्स ऑन, फिर आगे बढ़ जाती है। क्लास 10th की पोम जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या किसकी? द टेल ऑफ मतलब कहानी है, किसकी कहानी? कस्टर्ड द ड्रैगन, जो ड्रैगन था जिसका नाम इस पोम के अंदर कस्टर्ड था, उसकी कहानी इस पोम में बताई गई है। ये जो हमारी पोम है ये बहुत ही अच्छी पोम है और ये बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। होती तो एक कविता है, लेकिन गाने की तरह उस कविता को गाया जाता है, और वो जो कविता होती है वो अपने अंदर स्टोरी रखती है, मतलब वो जो कविता होती है वो कहानी बताती है। उस पूरी जो बैलेड की फॉर्म में जो लिखी जाती है, उस पूरी पोम को पढ़ के हमें एक कहानी समझ आती है, कहानी पता चलती है। ये होता है बैलेड। अब ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी पोम है हमारी, इसमें कहानी बताई गई किसके बारे में? कस्टर्ड के बारे में, जो कि था एक ड्रैगन। यहाँ इस पोम में एक लड़की होती है बेलिंडा नाम की, और वो उसके पास कुछ एनिमल्स होते हैं, और उसने, ये जो लड़की है बेलिंडा ने सबके अलग अलग नाम रख रखे थे। उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन थी, उसका नाम इंक रखा हुआ था। डॉग था, डॉग को प्यार से मस्टर्ड बुलाती थी। माउस को वो ब्लिंक कहती थी, और जो ये ड्रैगन था इसको वो कस्टर्ड बुलाती थी। सबके नाम अकॉर्डिंग टू इनकी जो क्वालिटीज थी ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसने इन सबके नाम लिखे। ये जो डॉग था ये बिल्कुल पीले कलर का था, इसीलिए उसका नाम बेलिंडा ने मस्टर्ड रख दिया था। ये जो ड्रैगन था ये कस्टर्ड था, यही सबसे ज़्यादा करेज वाला निकलता है। इसी ने लास्ट टाइम पे इसी ने हिम्मत दिखाई, बाकी सब तो जब चोर घुसते हैं तो बाकी सब तो छुप जाते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम पढ़ना हमारी नेक्स्ट पोम, जो कि है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था उसकी कहानी इस पोम में बताई गई है, ठीक है। दिस पोम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। ये जो पोम है मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये जो पोम है ये बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। ए सॉन्ग और पोम दैट टेल्स ए स्टोरी। ये बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है या फिर एक कविता कह सकते हैं। ये जो एक कविता होती है इसको गाने की तरह ही गाया जाता है। दैट टेल्स ए स्टोरी, जो कि बताती है कहानी को। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। अब कहते हैं कि शायद आपको यू मस्ट बी फैमिलियर, आपको पता होगा विद बैलेड्स की बैलेड क्या होते हैं। दैट जो कि नरेट करते हैं टेल ऑफ करेज और हीरोइज्म, जो कि साहस और हीरोइज्म की कहानियाँ बताते हैं। दिस पोम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है ये एक व्यंग्य काव्य के जैसी है। ये जो पोम है वो व्यंग्य काव्य के जैसी है, क्लोज टू ए पैरोडी। पैरोडी मतलब व्यंग्य काव्य, ठीक है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। अब इस पोम को हमें तेज से पढ़ना है, पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसकी जो रिदम है, जो लय है, उसकी तरफ ध्यान देते हुए हमें इस पोम को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब देखते हैं क्या इसका मतलब है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटल वाइट हाउस। ये जो पोम है इसमें बेलिंडा नाम की लड़की है जो कहाँ पे रहती थी? एक छोटे से सफ़ेद रंग के घर में रहती थी। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक काले रंग की बिल्ली, बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको बोलते किटन, बिल्ली का बच्चा रहता था। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर का माउस रहता था। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का डॉग रहता था। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक रेड कलर की वैगन थी। वैगन का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो मतलब रियल, ट्रूलियो मतलब ट्रू, ठीक है। तो पोएम, हमारी पोम को मेलोडियस बनाने के लिए पोइट ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये हमारे इंग्लिश में ये वर्ड्स कोई नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो
क्या कहते हैं, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और उसके साथ ये जो लड़की थी बेलिंडा, इसके साथ कौन रहता है, रियल में, सच में, रियल में, ट्रू में लिटिल पेट ड्रैगन, एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब नाम बता रहे इन सबके कि नेम क्या था, लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो एक किटन का नाम क्या था, इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ये माउस था ग्रे कलर का, सी कोल्ड हिम ब्लिंक, इसका नाम क्या रख दिया था इस बेलिंडा ने, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, और ये जो लिटिल डॉग, ये जो छोटा सा कुत्ता था, इसका नाम रख दिया था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कोवार्ड एंड सी कोल्ड हिम कस्टर्ड, लेकिन जो ये ड्रैगन था ये क्या था, डरपोक था। एंड सी कोल्ड हिम कस्टर्ड, और ये जो बेलिंडा है इसको क्या बुलाती थी, कस्टर्ड बुलाती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब देखो इसमें, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके ड्रैगन के बड़े बड़े दांत थे, शार्प बहुत ही तीखे दांत थे। ठीक है, शार्प टीथ थी। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपरी भाग पे स्पाइक्स थे, स्पाइक्स मीन्स कांटे, उसके ऊपरी भाग पे कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो निचले भाग पे धारियां थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह बिल्कुल ऐसा था जैसे फायर प्लेस हो, मतलब अंगीठी हो। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका जो नोज था, उसकी नाक थी, वो बिल्कुल चिमनी की तरह थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और सच में, रियल में, ट्रू में डैगर्स थे, बिल्कुल डैगर्स चाकू के जैसे थे। ऑन हिज टोज, उसकी जो पैर के पंजों पे बिल्कुल चाकू जैसे थे। Belinda was as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in the race, but Custard cried for a nice safe cage. अब ये जो पैसेज है इसमें सबके बारे में बताया गया है कि कौन कितना ब्रेव था। ठीक है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा के बारे में बताया वो इतनी बहादुर थी जैसे कि बियर्स, जो भालुओं का समूह होता है, उनकी तरह ही उनका समूह लगा लो और बेलिंडा लगा लो, तो ये उन्हीं के जैसी, उन्हीं की तरह क्या थी, बहादुर थी। ठीक है, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे ये कह रहे हैं कि शेर का भी पीछा कर लेते थे ये। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे कि गुस्से में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा ही एक सेफ केज के लिए ही रोता था। इसका मतलब क्या है कि कस्टर्ड बहादुर नहीं था, वो हमेशा छुपने की ही कोशिश करता था कि उसको कहीं पे एक आध जगह मिल जाए, पिंजरा मिल जाए और उसमें जाके वो छुप जाए। ठीक है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, and at the end, Reelio Trulio, cowardly dragon. बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना। बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसको बड़ी निर्दयता के साथ गुदगुदी करती थी। ठीक है, निर्दयता मतलब कोई भी दया भाव से नहीं, बड़े ही निर्दयता के साथ। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये बड़े ही रूडली, बड़े ही निर्दयता के साथ ही, रूड बिहेवियर, रूड होता है ना, निर्दयता के साथ ही इसको, जो ये ड्रैगन था इसको क्या बोलते थे, परसिवल बोलते थे। ये परसिवल एक नाइट था जो कि युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया था, तो ये सब मिलके इसका मजाक उड़ाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, ये सारे के सारे अपनी वो जो छोटी सी गाड़ी थी, लाल रंग की जो गाड़ी थी, उसमें बैठ के ये सारे हंसा करते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कोवार्डली ड्रैगन, जो डरपोक ड्रैगन था इसके ऊपर ये सारे हंसा करते थे। ठीक है, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब कह रहे हैं बेलिंडा गीगल टिल सी सूक द हाउस, मतलब बेलिंडा इतनी तेज से हंसती थी, इतनी जोर से, इतनी खिलखिला के हंसती थी कि वो पूरे ही घर को हिला देती थी। सी सूक द हाउस, पूरे ही घर को हिला देती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गीगलिंग फॉर ए माउस, और जो ये ब्लिंक था, जो चूहा था, ये क्या कहता था, वीक, जो कि ये वीक क्या था, जिसमें जो इनकी चूहों की जो स्टाइल होती है हंसने की, जो छोटे चूहों की हंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं।
हैं। तो ये भी जो चूहा था ये भी इसके ऊपर हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड ये दोनों थे, ये इंक और मस्टर्ड ये बड़ी निर्दयता के साथ आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र पूछते थे। होता है ना कि मजाक मजाक में मजाक उड़ाते थे, क्योंकि तो वो पूछते थे कि भाई तुम इतने डरते हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्या बिल्कुल ही छोटे बच्चे हो जो कि तुम ऐसे डर जाते हो, ठीक है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड को एक बहुत ही सेफ केज की ज़रूरत होती थी, पिंजरे की ज़रूरत होती थी, तो ये सारे इस पे हंसा करते थे। और जो इंक और मस्टर्ड इसकी एज पूछा करते थे, किसकी, कस्टर्ड की। आगे देखते हैं। सडनली सडनली, अचानक से, दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से उन्हें एक नेस्टी साउंड, एक बुरी सी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड दे ऑल लुकड अराउंड, और अब मस्टर्ड ने क्या किया, मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुकड अराउंड, और उन सब ने चारों तरफ देखा। म्यूज क्राइड इंक, जो इंक थी जो कि बिल्ली थी, वो अपनी साउंड बोली मियाऊ वाली। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा क्या बोली, ओ। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट था। पायरेट एक लुटेरा होता है, ठीक है, पायरेट मीन्स लुटेरा। एक लुटेरा था क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कि खिड़की के ऊपर चढ़ रहा था। विंडा ऐसे तो कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें पोइट, ये जो हमारी पोम है इसको मेलोडियस बनाने के लिए विंडो की जगह पे यहाँ पे विंडा यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। और अगर देखें तो राइमिंग स्कीम, जो हमारी इस पोम में राइम देने के लिए भी ये विंडा वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि साउंड, अराउंड, बेलिंडा, विंडा, तो राइमिंग स्कीम बनाने के लिए भी ये विंडा वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, वो जो पायरेट था उसके लेफ्ट हाथ में भी पिस्तौल थी और राइट में भी। एंड ही हेल्ड ऑन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने अपने दांतों के बीच में एक चमकदार तलवार को दबाए। कटलेस ब्राइट, जो चमकदार तलवार को उसने अपने दांतों के बीच में दबा रखा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी ब्लैक कलर की थी। वन लेग वॉज वुड, और उसकी जो एक टांग थी वो लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि जो पायरेट, जो लुटेरे का इरादा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका इरादा अच्छा होता तो वो ऐसे खिड़की में से थोड़ा ना चढ़ के आता, वो वैसे भी आ सकता था अगर वो अच्छा ही आदमी होता तो। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प, कि कोई मदद करो, कोई मदद करो। उसके पास तो थे बहुत सारे एनिमल अगर कोई मदद करने आता तो, लेकिन उनमें से फिर देखते हैं कि मदद करने के लिए कौन आएगा। द मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प, जो मस्टर्ड था जो कि एक डॉग था, वो भी वहां से भाग गया एक भयानक आवाज के साथ। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक थी वो भी टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो भी घर की सबसे नीचे वाली तलहटी में चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा ये जो माउस था जिसका नाम था ब्लिंक, वो भी स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो भी अपने बिल में घुस गया। बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से वो भी अपने बिल में घुस गया। आगे देखते हैं। बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वीरम ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वोम। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, तो सारे तो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, लेकिन जंप करते हुए वहाँ पे आता है सिर्फ कस्टर्ड। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, बिल्कुल इंजन की तरह फुफकारते हुए वहाँ आता है। स्नोट का मतलब होता है फुफकारना, या फिर स्नोट जो नाक से एक साउंड निकलती है उसको भी बोलते हैं। जब फुफकारना मतलब नाक से कोई साउंड प्रोड्यूस होती है उसको फुफकारना बोलते हैं। गुस्से गुस्से में कई बार होता है ना वो साउंड निकलती है, उसको बोलते हैं। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, क्लैस्ड का मतलब होता है टकराना। उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को टकराया। लाइक आयरन, बिल्कुल लोहे की तरह। इन ए डंजन, डंजन होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, ठीक है। जैसे आपने जो प्रिजन देख ही रखी है उसमें जो सरिये होते हैं वो लोहे के होते हैं, और अगर उस पर कुछ टकराया जाता है तो कुछ टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, तो जो वो साउंड प्रोड्यूस होगी उसके बारे में बताया गया है। किसकी साउंड प्रोड्यूस होती है? क्लैटर, क्लैटर का मतलब खनखनाहट की साउंड आती है। एंड ए क्लैंक, झनझन की आवाज़ आती है। एंड ए जैंगलिंग स्क्वीरम, और वहाँ से बहुत ही एक शोर मतलब शोर जैसा प्रोड्यूस होता है, शोर प्रोड्यूस होता है। ही वेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट के पास जाता है, पायरेट पे अटैक करने के लिए जाता है। लाइक ए रोबिन
लाइक ए रोबिन एट ए वोम, जैसे कि रोबिन नाम का जो पक्षी है वो एक कीड़े पे अटैक करने के लिए दौड़ता है, सेम एज इट इज़ कस्टर्ड है वो अटैक करने के लिए दौड़ता है किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर, ठीक है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and custard gobbled him every bit. अब ये देखो, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। अब जो पायरेट होता है वो गेप्ड का मतलब होता है विस्मय से देखना, ठीक है, हैरानी से देखना, वो देखता है हैरानी से बेलिंडा के ड्रैगन के ऊपर। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब ये बोल रहे गल्प्ड का मतलब होता है निगलना, कुछ निगल लेता है। सम ग्रोग, ग्रोग क्या होता है, जो पानी जल मिली हुई जो शराब होती है उसको बोलते हैं ग्रोग। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और पॉकेट जो कि उसकी पॉकेट में जो फ्लैगन मतलब सुराही थी, उसकी पॉकेट में जो सुराही थी उसमें जो पानी मिली हुई शराब थी वो उसको गल्प कर लेता है, मतलब गटक जाता है, ठीक है। गल्प मतलब गटकना। फ्लैगन जो आपने टीवियों में भी देखी होगी, कई होते हैं, एक सुराही टाइप होती है उसमें दारू भरी होती है, राजा महाराजा वाली जो मूवी होती है, सीरियल होते हैं, उनमें दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो होती है सुराही। एंड फायर 2 बुलेट्स, और फिर वो क्या करता है जो पायरेट है, 2 बुलेट मतलब गोली चला देता है, 2 गोलियां चलाता है वो, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो गोलियां उसको जो कस्टर्ड है उसको हिट नहीं करती, वो उससे नहीं टकराई कस्टर्ड से। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, गोबल्ड हिम एवरी बिट, कस्टर्ड ने फिर उसको पूरा का पूरा निगल लिया। गोबल्ड का मतलब होता है निगलना, एवरी बिट मतलब पूरा का पूरा, कस्टर्ड ने उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल लिया। तो यहाँ पे जो बहादुरी दिखाता है उन सब में से वो कौन होता है, कस्टर्ड होता है। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब इसकी हिंदी देखते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा कस्टर्ड का आलिंगन करती है, आलिंगन मतलब उसको गले से लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड क्या करना शुरू कर देता है, क्योंकि डॉग की तो यही हैबिट होती है कि वो चाटना शुरू कर देते हैं, तो जो मस्टर्ड था उसने लिक्ड करना शुरू कर दिया। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना, किसी ने भी शोक नहीं मनाया फॉर हिज पायरेट विक्टिम, क्योंकि वो जो विक्टिम जो पायरेट था वो तो मारा जा चुका था, लेकिन उसकी उस मौत के लिए कि किसने इसको खाया या क्या हुआ उसके साथ, उसके ऊपर किसी ने भी शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और जो इंक और ब्लिंक थे वो ग्ली मतलब खुशी से जायरेट का मतलब होता है घूमना, घूमने लग गए। अराउंड द ड्रैगन के अराउंड घूमने लग गए, जिसने कि दैट एट द पायरेट, जिसने कि पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फिर तभी क्या होता है, वहाँ पे बोल ही पड़ता है। कौन बोला, लिटिल डॉग मस्टर्ड वहाँ बोल पड़ता है। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। तो ये जो डॉग होता है मस्टर्ड, वो बोलता है कि मैं तो इससे भी दुगना ब्रेव बहादुर हूँ। इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं कंफ्यूज नहीं होता ना तो मैं इससे भी दुगना बहादुरी का काम करता, दुगनी बहादुरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर उसको देख के इंक और ब्लिंक भी बोलने लग जाते हैं। ही वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, वो कहते हैं कि हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं। वी थिंक, वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव है। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री, लेकिन कस्टर्ड वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, वो कहता है मैं तुम सबसे एग्री हूँ कि तुम सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। तो यहाँ पे ये जो है कस्टर्ड उनकी बातों से एग्री हो जाता है। इस चीज़ से क्या एक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि जो कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हवा फेंकने वाले होते हैं, तो ये बाकी सब तो बिल्कुल वैसे ही है जो कि अपनी डींग हाँफ रहे हैं, ठीक है। उनको असल में वो कोई ब्रेव नहीं है, क्योंकि मुसीबत के समय में तो एक ही काम आया था, जो कि कौन था, कस्टर्ड था। बाकी सब तो ऐसे ही छुप गए थे कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें अपनी फालतू की हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो काम है वो करके ही दिखाना चाहिए, ठीक है। और कई मूर्ख होते हैं जो अपनी वो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, तो वो वाली बात हो गई यहाँ पे कि उनके पास कोई गुण कोई विर्च्यूज़ नहीं होते, लेकिन वो फिर भी बोलते जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और अगर हाँ वो कुछ कहते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो मान लेना चाहिए कि हाँ भाई तुम ही हो जो हो उनके साथ, क्योंकि मूर्खों के साथ बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, ठीक है।
ये जो नीचे वाले 2 पैसेज हैं ये सेम एज इट इज़ फर्स्ट और सेकंड वाला, ये बस इनमें स्टिल लगा दिया गया है, ठीक है। तो चलो ये भी देख लेते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने काली जो बिल्ली है उसके साथ, एंड लिटिल ग्रे कलर का जो चूहा है उसके साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, येलो कलर के कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और लाल रंग की गाड़ी के साथ, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और उसका रियल का जो पैट है उस ड्रैगन उसके साथ, वो अभी भी वहीं उसी घर में रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा उतनी बहादुर है जितनी कि जो बियर्स का झुंड होता है उनके जितनी ही बेलिंडा बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इसका मतलब ये है कि इंक और ब्लिंक भी जो लायन शेर के जितने ही बहादुर है, शेर से भी ज़्यादा बहादुर हैं, और वो लायन का पीछा करके उनको भगा भी सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड उतना बहादुर है जितना कि शेर होता है गुस्से में। रेज का मतलब होता है एंगर। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस। लेकिन कस्टर्ड हमेशा रोता है किसके लिए? एक नाइस, बहुत ही अच्छा सा सेफ केस के लिए, एक पिंजरे के लिए कस्टर्ड रोता है, ठीक है। दिस पोम इज रिटन बाय ओडगन नेस। द पोइट ऑफ दिस पोम इज ओडगन नेस। अब यहाँ पे ये जो 2 वर्ड दिए हुए हैं इनका भी मीनिंग देख लेते हैं। वैसे मैंने साथ के साथ आपको बता भी दिया है। तो ग्रो क्या होता है? एक ड्रिंक होती है, ठीक है, जिसको शराब हम बोल सकते हैं। और जायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड इन सर्कल, मतलब गोल गोल घूमना। अब हम हमारी नेक्स्ट पोम देख लेते हैं जो कि है फॉर एन ग्रेगरी। दिस पोम इज रिटन बाय विलियम बटलर यीस्ट। अच्छा, अब देखते हैं ये क्या है। दिस पोम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वूमन। ये एक बातचीत है, एक यंग मैन और यंग वूमन के बीच की बातचीत है। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट? वो किस बात के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोम है इसमें हम मानेंगे कि जो एक तो यंग मैन है और एक यंग वूमन है, इन दोनों के बीच की बातचीत है। तो हम जब ये पोम पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो यंग वूमन है वो है हमारी ग्रेगरी, और जो यंग मैन है वो है हमारे पोइट जो कि हैं विलियम बटलर यीस्ट। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो दोनों बातें कर रहे हैं वो हमारे एक तो पोइट हैं और एक ये जो एन ग्रेगरी है ये लड़की है, ठीक है। तो चलो इस पोम को एक बार शुरू कर लेते हैं। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not for your yellow hair। अब देखो ये जो पैसेज है इसमें क्या बताया गया है। हमारे जो पोइट हैं विलियम बटलर यीस्ट जी, वो कहते हैं, वो एन ग्रेगरी से कहते हैं, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। वो कह रहे हैं कि जो कोई भी एक नौजवान व्यक्ति है, नौजवान आदमी, वो कभी भी उदास नहीं होगा। नेवर थ्रोन इन डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है उदास, ठीक है, निराश। कभी भी निराश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा निराश? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। पहले रैम्पर्ट्स का मतलब जान लेते हैं। रैम्पर्ट्स होता है एक दुर्ग, और जिसकी बाहरी जो दीवारें होती है उसको बोलते हैं रैम्पर्ट्स। लेकिन यहाँ पे रैम्पर्ट्स को कंपेयर किया गया है हेयर के साथ। मतलब रैम्पर्ट्स यहाँ पे बालों के बारे में बोला गया है कि जैसे बाल होते हैं हमारे, और हमारे बालों के, हमारे कानों के साइड में जो बाल होते हैं जो कि हमारे कानों की सुरक्षा किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैम्पार्ट्स उसके लिए यूज़ किया है कि क्यों निराश नहीं होगा, क्योंकि हमारे पोइट कह रहे हैं बाय दोज हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। नहीं होगा क्योंकि जो तुम्हारे कानों के दोनों साइड में जो रैम्पार्ट्स होंगे, जो तुम्हारे बाल होंगे, उनको देख के, जो तुम्हारे हनी कलर के बाल होंगे उनको देख के कोई भी यंग मैन कभी भी उदास नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे और तुम्हारे बालों के लिए तुम्हें प्यार ना करे। इस पैसेज में पोइट ने ये बताया है कि कोई भी इंसान ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, ठीक है। या लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, मतलब जो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा। ऐसा होता है कि तुम्हें कोई भी प्यार करेगा तो तुम्हारी आउटर ब्यूटी को देख के ही तुम्हें प्यार करेंगे। तुम्हारे जो इतने अच्छे बाल हैं इनको देख के ही तुम्हें कोई प्यार करेगा। तो जो हमारे पोइट है विलियम बटलर यीस्ट जी एंड ग्रेगरी को ये बातें कहते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है हमारी पोम में। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। अब ये जो पैसेज है ये हमारी जो एन ग्रेगरी है वो बोल रही है बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। फिर वो कहती है अच्छा अगर ऐसा है कि कोई भी इंसान मेरे बालों से सिर्फ प्यार करेगा तो मुझे एक बात बताओ, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, मैं तो अपने बालों में कलर भी करा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, और जैसी मेरी मर्जी मैं वैसा ही कलर अपने बालों पे करा सकती हूँ। ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, चाहे ब्राउन कलर कराऊँ चाहे ब्लैक या फिर कैरेट, जो भी कलर मेरा मन करेगा मैं तो वैसा कलर करा लूँगी। कहने का मतलब ये है
वो कहती है कि जो भी मेरा मन करेगा मैं तो वैसा ही कलर करा लूँगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि कोई इंसान मेरी आउटर ब्यूटी से प्यार करेगा तो आउटर ब्यूटी तो चेंज होती रहती है, इनर ब्यूटी तो ऐसी है जो परमानेंट रहेगी। वो कहती है कि आप अपनी आउटर ब्यूटी, मतलब अगर कह रहे हो तुम कि कोई मुझे मेरे बालों को देख के मुझसे प्यार करेगा, तो मैं तो अपने बालों को कभी भी जब भी मैं चाहूँगी कलर करा लूँगी। कभी ब्लैक कलर कराऊंगी, कभी ब्राउन, कभी कैरेट। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। इन डिस्पेयर, जो वो नौजवान व्यक्ति है, वो जो निराश, डिस्पेयर जो वो निराश नवयुवक है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो मुझे सिर्फ मेरे लिए प्यार करे, मतलब मेरी इनर ब्यूटी के लिए मुझे प्यार करे। एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे येलो कलर के बालों से नहीं, मतलब मेरी आउटर ब्यूटी से प्यार ना करे, ठीक है, क्योंकि आउटर ब्यूटी तो मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ। आगे देखते हैं। I heard an old religious man but yesternight declare, फिर हमारे जो पोइट हैं वो एन से कहते हैं कि मैंने ना एक रिलीजियस, एक बड़े धार्मिक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है, बट yesternight declare, वो कल की रात में ये घोषणा कर रहे थे, ये डिक्लेयर कर रहे थे, that he had found a text to prove, कि उसे ना एक टेक्स्ट मिल गया है ये बात प्रूव करने के लिए, उसे कुछ मिल गया है ये बात प्रूव करने के लिए, दैट ओनली गॉड माई डियर, कि सिर्फ मेरे प्यारे सिर्फ भगवान ही है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करे, तुम्हारे येलो कलर के हेयर के लिए नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं। भगवान को हमारी आउटर ब्यूटी से कोई मतलब नहीं होता। भगवान नहीं देखते हैं कि कौन बाहरी सुंदर है और कौन नहीं है, ठीक है, वो हमें सिर्फ हमारी इनर ब्यूटी से ही प्यार करते हैं। और भगवान के अलावा इस दुनिया में और कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे। तो इस पोम के थ्रू हमारे जो विलियम बटलर यीस्ट जी हैं वो यही समझा रहे हैं कि जो भी है दुनिया में सिर्फ बाहरी दिखावे चलते हैं, बाहरी रंग रूप, बाहरी दिखावे चलते हैं। हमारा जो मन कैसा है, हम अंदरूनी कैसे हैं, हमारी इनर ब्यूटी क्या होती है, हमारी थॉट्स होती है इनर ब्यूटी, उनको कोई भी नहीं देखता आज की इस दुनिया में। तो इस पोम के थ्रू यही समझाया गया है। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।